दोस्तों, मुंबई में इतनी सारी डायलेप्टेड बिल्डिंग है, मगर ज़्यादातर बिल्डिंग जो है लैंडलॉर्ड के चुंगल में फंसी रहती है। लैंडलॉर्ड ना ही बनाते हैं और ना ही उसको रीडेवलपमेंट करने की परमिशन देते हैं। टेनेंट जो रहता है वो एकदम उनके हाथ पांव कट रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हम आपको बता दें, इस न्यूज़ के बाद टेनेंट लोग का पावर आपको पता चलेगा कि टेनेंट लोग का पावर क्या है। हमारे साथ है जगदीश माधव दास मूलचंदानी और उनके बेटे रवि मूलचंदानी जी। इन्होंने हाई कोर्ट में एक पटिशन डाला। मैं वापस कह रहा हूँ, ये लाखों जो डायलेप्टेड बिल्डिंग के टेनेंट है, अपने लैंडलॉर्ड से परेशान है, उनके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। आपको बता दें कि अगर आपका टेनेंट आपका लैंडलॉर्ड नाटक करता है बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में और आपकी बिल्डिंग जो है डायलेप्टेड है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे हाई कोर्ट ने जो है आपको टेनेंट लोगों को रीडेवलपमेंट करने का मौका देती है। हमारे साथ है मूलचंदानी जी। वेलकम टू गली न्यूज़ सर। नमस्ते जी, आप पहले बताइए कि क्या मसला है आपका, शुरुआत से बताइए क्या हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये इनकी बिल्डिंग जो है कल्याण बिल्डिंग है, कालबा देवी में कल्याण भवन बोलते हैं। टेनेंटेड बिल्डिंग है, टेनेंटेड बिल्डिंग है और सब बिजनेस बिल्डिंग है। और इनके लैंडलॉर्ड है सतिंदर पाल सिंह आहूजा। ठीक है, 1940 में ये बिल्डिंग बनी थी। करीबन 80 साल से भी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग जी। है। इस बिल्डिंग में मैंने 2006 में टेनेंसी एग्रीमेंट करके मैं आया हूँ। उसके पहले मैं शॉप है आपका? मेरी शॉप है। 90% कमर्शियल बिल्डिंग है और 10% रेसिडेंशियल है। ठीक है। 2006 में लेने के बाद में 2007 में पुराने लैंडलॉर्ड ने, अभी जो प्रेजेंट लैंडलॉर्ड है सत्येंद्र पाल सिंह आहूजा और उनके पिताजी श्री सुरजन सिंह आहूजा को ये बिल्डिंग बेची। वो बेचने के बाद में लैंडलॉर्ड ने 17 साल में, जिस लैंडलॉर्ड की जो ड्यूटी होती है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत, उन्होंने 17 साल में एक बार भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं किया, ना ही उसको मेंटेन किया। उल्टा कॉन्ट्ररी उन्होंने इलीगली इरेक्शन, इलीगल बनाया। अब मुझे देखिए बात कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, इलीगली उसमें कंस्ट्रक्शन करके अनऑथोराइज्ड 3 शॉप बनाए ग्राउंड फ्लोर में, और पहले माले और दूसरे माले पे ओपन कॉमन चौक में उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके अपने वाइफ को और अपने बेटे को टेनेंट दिखा दिया। जब लैंडलॉर्ड खुद बिल्डिंग का मालिक हो तो उनकी पत्नी और उनके बेटे को उन्होंने टेनेंसी दिखाई और उनको भोजनशाला को, ऐसी भोजनशाला जिनके पास कोई बीएमसी का परमिशन भी नहीं था, वो दे दिया। अब ये जो बिल्डिंग के ऊपर अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा लोड पड़ा, इसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर में क्रैक्स और लीकेजेस चालू हो गई। अपन आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जी, आप बताइए कि ये लीगल बैटल कब से चालू हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? ये बैटल चालू हुई 2021 से। हाँ। जब लीकेजेस 2016 से आ रही थी तो 2021 से हमने उनको पत्र देना चालू किया, क्योंकि मौखिक रूप से वर्बली बोलने के बाद किसको दिया आपने पत्र? सत्येंद्र पाल सिंह आहूजा को, लैंडलॉर्ड को, कि भाई बिल्डिंग में मेरे शॉप में लीकेजेस आ रही है तो आप इसको देखिए, और एक्सटर्नल लीकेजेस जब तक बंद नहीं होगी तब तक इंटरनल हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, और बहुत सारा हमारा नुकसान हो रहा था आर्थिक। तब उन्होंने हर चीज़ को नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज करने के बाद में हमने जो शिकायत डाली, उसके ऊपर बीएमसी सी वार्ड ने उनको 353 बीएमसी एक्ट के तहत उनको स्ट्रक्चरल ऑडिट का नोटिस दिया। वो नोटिस देने के बाद में सत्येंद्र पाल सिंह आहूजा मकान मालिक ने फरवरी 2023 में स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट डाली जिरकॉन इंजीनियरिंग की विथ कैटेगरी C2A। ये क्या होता है? C2A होती है यानी पार्शियल डिमोलिशन विथ स्ट्रक्चरल रिपेयर, यानी बिल्डिंग को डिमोलिश करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। और फिर बिल्कुल ही अगले महीने में मार्च 2023 में उन्होंने बिना किसी रीज़न के वो अपनी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट MBRRB माडा से और BMC सी वार्ड से विड्रॉ कर दी, जो कि वो कानून के विरुद्ध है। इसके बाद फिर उन्होंने अप्रैल में नया स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट डाला ग्रुप इंडिया लिमिटेड का विथ C1 कैटेगरी, और उनका हिडन इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव यही था कि बिल्डिंग को डिलेपिडेटेड डेंजरस घोषित करके इसको डिमोलिश किया जाए और टेनेंट का हक का को मारा जाए, टू ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ द टेनेंट। अब इसके संदर्भ में उन्होंने माडा को जब C1 का दिया तो माडा MBRRB ने हम लोगों को 79A1B, माडा एक्ट में सेक्शन 79A जो है वो अप्रैल 2022 में अमेंडेड है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने रीडेवलपमेंट के ऑप्शन दिए हैं। क्या ऑप्शन था उसमें? उसमें सेक्शन 79A में सब क्लॉज A में पहला ऑप्शन होता है लैंडलॉर्ड को कि जो नोटिस दिया उसके 6 महीने के पीरियड में
उनको बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करना है। यानी कि अगर C1 कैटेगरी में आती C1 है कैटेगरी में आने तो के बाद लैंडलॉर्ड को में एक जो नोटिस जाता है कि भाई तुम जो है इसको रीडेवलप करो या रिपेयर करो। नहीं, रीडेवलपमेंट ही है उसमें ऑप्शन, हाँ। रिपेयर का नहीं है, क्यों रीडेवलपमेंट का ही ऐसा? है। जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने 79A में अप्रैल 2022 में जो अमेंडेड लॉ निकाला है वो हमारे टेनेंट के हित के लिए बनाया है कि पुरानी बिल्डिंगों को रिपेयर करने के बाद में वो पॉसिबल नहीं है। तो 18/5/2023 को जब माडा ने ये नोटिस निकाला तो उसके बाद लैंडलॉर्ड ने हम लोगों माडा ने नोटिस ये निकाला कि लैंडलॉर्ड को बोला कि आप रीडेवलपमेंट ठीक है। फिर तो लैंडलॉर्ड ने रीडेवलपमेंट करने की बजाय मीटिंग बुला के हमको बोला कि मैं बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। एक मिनट, रिकंस्ट्रक्ट और रीडेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? रीडेवलपमेंट में टेनेंट ओनर हो जाते हैं, मालिक बन जाते हैं और लैंडलॉर्ड की दादागिरी खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। और रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद भी लैंडलॉर्ड कायम हमेशा के और लिए अपना वो सब अपनी इलीगल बना दादागिरी लेता है। और इलीगल एक्टिविटीज उसकी इसको चालू ऐसा रहती कह है। सकते हैं कि रीडेवलपमेंट में ओनरशिप पे चले जाती है जी और रीडेवलपमेंट में लैंडलॉर्ड ही जी, रहता है। तो दोस्तों रीडेवलपमेंट यानी एक ओनरशिप। मिनट, ये दो वर्ड आप याद रखें, रीडेवलपमेंट अलग होता है और रिकंस्ट्रक्शन अलग होता है। ठीक है। तब उसके बाद में 18/5/2023 को जो माडा ने नोटिस दिया तो 12 जून 2023 को हमारे मकान मालिक ने मीटिंग बुलाई और बोला मैं रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ। उन मकान मालिक की जो इमेज ऐसी है, जो 2-4 बाउंसर के साथ चलते हैं तो टेनेंट डरते हैं, पर अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। ये सोच के मैंने उनको आप नहीं डरे? सवाल किया, निडर होके, निर्भय होके मैंने उनसे पूछा कि सर आपको अपॉर्चुनिटी रीडेवलपमेंट की मिली है और आप शब्द रिकंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल वेहेमेंटली गुस्से में डिनाई किया और एब्यूसिव गाली गलौज देके बोला मैं पुलिस प्रोटेक्शन बुला के बिल्डिंग खाली करवाऊंगा और बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन करूंगा डिमोलिशन करने के बाद। तब हमने फिर से उनको निवेदन आप किया। डरे नहीं? सच के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच परेशान होता है, पराजित नहीं होता। कम से कम ये 18 महीने के बाद में हमारे ये अनगिनत कोशिशों के बाद आज जो हाई कोर्ट ने जो परिणाम दिया है, उसके बाद क्या हुआ? तो मीटिंग खत्म हो गई। उस मीटिंग में हमने उनको बोला तो उन्होंने बोला मैं रिकंस्ट्रक्शन की एग्रीमेंट भी नहीं करूंगा, भाड़ा भी नहीं दूंगा। और तब हमने सभी टेनेंट ने एक होके ये निर्णय किया, जो उन्होंने अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया है उसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज की BMC C वार्ड में। ठीक है। और उस शिकायत के दर्ज होते ही मकान मालिक ने गुस्से में आके मेरे और मेरी वाइफ जो कि जॉइंट टेनेंट है, हमको सभी टेनेंट का प्रतिनिधि एज्यूम करके हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल दी। क्या थी रिट पिटीशन? बिल्डिंग डिमोलिश्ड होनी चाहिए और टेनेंट को इवैक्यूएट करना चाहिए। जिस रिट पिटीशन का जजमेंट 14 फरवरी 2024 को रिट पिटीशन नंबर 232 ऑफ 2024 में हाई कोर्ट के जॉइंट डिवीजन बेंच ने गौतम पटेल और कमाल खत्ता साहब ने जजमेंट दिया कि बिल्डिंग का रिपेयर चालू हो चुका है और बिल्डिंग को डिमोलिश करने की ज़रूरत नहीं है। और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में वो जजमेंट आई, पर उस जजमेंट में कुछ एरर हाई कोर्ट से हुए। मैं आपको बता दूं कि यह जो है, जब इन्होंने 18,50,000 रुपया का अपने वो करवा लिया था, रिपेयर करवा लिया था, तो कोर्ट ने देखा कि अभी इसकी मरम्मत की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है। तो कोर्ट ने जो है इनको जो माडा की जो नोटिस थी कि रीडेवलपमेंट करा जाए तो उसको खारिज किया और ये बताया, इनको खारिज कर दिया। अब खारिज करने के बाद इन्होंने ये निकाला, वो कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट ने श्री कमल काटा का लैंडमार्क जजमेंट कोर्ट किया। हाँ, कमल काटा, उसका जजमेंट कोर्ट किया था ना, बताइए जी। 14 फरवरी 2024 का जो जस्टिस गौतम पटेल और कमाल खत्ता जी का जो जजमेंट है, उसका जजमेंट ऐसा है, उसमें लिखा है कि नथिंग डूइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर द लैंडलॉर्ड। यानी लैंडलॉर्ड अगर चुप होकर बैठा रहे तो वो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो गवर्नमेंट का 79A अप्रैल 2022 का अमेंडेड एक्ट है, उसके तहत मकान मालिक को रीडेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए। और अगर मकान मालिक आगे नहीं आता है तो यहाँ हाईकोर्ट ने चंद्रलोक पीपल का रेफरेंस दिया था, जो कि एक्चुअल वो नॉन सेस्ड बिल्डिंग थी, जबकि हमारी बिल्डिंग सेस्ड बिल्डिंग है। तो उन्होंने बोला था कि टेनेंट रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं
और रिकंस्ट्रक्शन का जो भी 5-6 करोड़ रुपया खर्चा आएगा वो लैंडलॉर्ड के भाड़े से वसूल किया जाए। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के में वो प्रावधान है कि टेनेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ मकान मालिक की लापरवाही की वजह से, तो टेनेंट उसका नुकसान की भरपाई सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस दे के लैंडलॉर्ड को नोटिस दे के उसके भाड़े में से काट सकते हैं। हाँ, भाड़ा तो बहुत नॉमिनल आता है, फिर 5 करोड़ रुपए का अमाउंट कैसे जी, डिस्ट्रीब्यूट होगा? अभी भाड़ा 400-500 रुपया हो, पर अभी वो हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे हमको आधा समाधान हुआ, आधा समाधान नहीं हुआ, पर हमने उसको विचलित किए बगैर हमने जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी 27/12/2023 को टेनेंट को माड़ा ने सेक्शन 79A 1B में सब क्लॉज 1B रीडेवलपमेंट करने वाला था। रीडेवलपमेंट का सेकंड ऑप्शन मिलता है टेनेंट को। जब लैंडलॉर्ड पहले 6 महीने में फेल हो जाता है तो हमारे लैंडलॉर्ड का पीरियड ख़त्म हो रहा था 17/11/2023 को। हमने और 10-15 दिन के बाद में 7 दिसंबर 2023 को हमने MBRRB माड़ा को लेटर लिखा कि अभी नाउ अपॉर्चुनिटी नीड्स टू बी गिवन टू द टेनेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 79A 1B। उसके बाद में उस लेटर के ऊपर में माड़ा ने हमको 27/12/2023 का अपॉर्चुनिटी का लेटर दिया, और जो कि हमारी बिल्डिंग में वो 2 जनवरी 2024 को वो पेस्ट करके गए। क्या था उसमें? उसमें लिखा था कि टेनेंट अब 51% कंसेंट के साथ में रीडेवलपमेंट के लिए प्रपोजल डाले। ये तो बहुत अच्छी बात है, माड़ा ने अच्छा काम किया है। जी, और रीडेवलपमेंट होने के मतलब है हमारे लैंडलॉर्ड की दादागिरी ख़त्म, हम मालिक बन जाते हैं, हमको भाड़े देना है, सबलेट करना है, लीव एंड लाइसेंस पे देना है, हमको किसी की दादागिरी का कोई सभी का अंत आ जाता है। इसका मतलब माड़ा ने अच्छा काम किया। माड़ा ने बहुत ही अच्छा काम किया ये अपॉर्चुनिटी देके, पर उसके बाद जो माड़ा की जो कॉन्स्पिरसी थी वो हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ गली न्यूज़ में आया हूँ, और मैंने श्री सलीम शेख जी से यही निवेदन किया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में जो प्रावधान सेक्शन 79A में महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं, तो उसका सभी टेनेंट को लाभ मिले, सबको जनहित में जागरूक करने के लिए मैंने इनको निवेदन किया है। और मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमने रीडेवलपमेंट के साथ में हमारे को जो माड़ा ने 15 दिन के बाद दूसरा लेटर दिया था 18.5 लाख रुपया आप एक्सेस रिपेयर का भर दो, हमने इमीडिएटली सब टेनेंट ने इकट्ठे होकर 18.5 लाख भर दिए। यहाँ मैं बीच में एक सलाह दूंगा, मोदी जी का मंत्र है एक है तो सेफ है, टेनेंट कभी भी आपस में लड़े नहीं, ये हमेशा होता है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखिए। हम लड़ेंगे तो ये लैंडलॉर्ड हमेशा हमको, चंदन जी यही इसका फायदा बिल्डर लोग उठाते हैं, लैंडलॉर्ड उठाते हैं। तो हम एक हैं तो सेफ है, ये समझ के हम अगर लड़ते रहे न्याय के लिए, फाइट फॉर राइट, फाइट फॉर जस्टिस, ये रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, डेफिनेटली वी विल रीच अवर डेस्टिनेशन। हम अपने इस मंजिल पे पहुंचे हैं कि आज 26/11/2024 को डिवीजन बेंच श्री गडकरी साहब का और कमाल खत्ता जी का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है सभी टेनेंट के हित में, कि जो फरवरी में जो जजमेंट हाई कोर्ट का था उसी को उन्होंने रिवाइज करके बोला है कि फरवरी में जो चंद्रलोक का रेफरेंस दिया था वो नॉन सेस्ड बिल्डिंग थी नंबर 1, और इसीलिए ये कल्याण भवन बिल्डिंग सेस्ड बिल्डिंग है, तो इसको वो कायदा लागू नहीं पड़ता। दूसरा, उस वक्त माड़ा के एडवोकेट ने ये चीज़ हाईकोर्ट से छुपाई थी कि लैंडलॉर्ड का जो पीरियड था वो नवंबर 2023 में समाप्त हो चुका था, और दिसंबर 2023 में टेनेंट को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल चुका था। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में हमने 27/6/2024 को 65% के साथ में हमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर श्री सलीम चौहान जी के माध्यम से ओरिएंटल कॉन्ट्रैक्टर्स के तरफ से हमने आर्किटेक्ट श्री PR धारिया के थ्रू प्रपोजल भी डाल दिया। अब प्रपोजल डालने के बाद में मकान मालिक ने साम दाम दंड भेद की नीति अपना के फिर से माड़ा को मैनेज किया, और माड़ा ने 2 गलत निर्णय और गलत आदेश दिए। एक तो उन्होंने 10 जुलाई 2024 को चीफ ऑफिसर माड़ा से लेटर ऑफ इंटेंट टेनेंट को देने की बजाय मकान मालिक को इशू कर दिया, और दूसरा 8 जुलाई को कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? अगर 51% का आपको बोल रहा रिडेवलपमेंट करो तो उनको कैसे अलर्ट कर सकते हैं? इसके लिए मकान मालिक ने जब ये बैटल शुरू हुई उसके पहले जब मुझे उनके कार्यालय में मई 2023 में बुलाया था, तब उन्होंने मुझे
इनडायरेक्टली ये बोला था कि हमें साम दाम दंड भेद की नीति अपना के कैसे भी करूँगा मैं मेरी बिल्डिंग जाने नहीं दूंगा। तो उसी को ध्यान में रख के उन्होंने माड़ा को मैनेज किया और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे के उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट हासिल किया और 8 जुलाई को डेप्यूटी चीफ इंजीनियर तारदेव दामोदर सूर्यवंशी से जो ऑर्डर था वो उनकी फेवर का लिया। आप इस ऑर्डर के खिलाफ उनकी कंप्लेंट की जी, है? इसी दोनों ऑर्डर को हमने चैलेंज करने के लिए आर्टिकल 226 और 300A के तहत में रिट ऑफ मैंडमस और रिट ऑफ सेरेटरी हमने हमारे एडवोकेट श्री गंगाजी नाइक और हमारे सीनियर काउंसल श्री गिरीश गोडबोले जी का मैं बहुत ही बहुत आभारी रहूँगा, जिन्होंने हमारा सहे दिल से सच्चे दिल से सपोर्ट किया। और आज जो लैंडमार्क जजमेंट आया है इसका मैं सभी टेनेंट को बोलूँगा कि इसका भविष्य में लाभ लें। साथ साथ यही भी कहूँगा कि निडर होकर निर्भय होकर हर क्षेत्र में राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार हमारा है जनता का, आज उसी के बदौलत हमको पता चला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये लोग इतना खेलते हैं, माडा वाडा आदमी परेशान हो जाता है। वो तो आपको कैसे सारी इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई क्योंकि आप कोर्ट में जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि सिंपल से आज आपकी बिल्डिंग की क्या पोजीशन है, आज हमारे ऑर्डर के बाद क्या पोजीशन है। अब ये ऑर्डर आने के बाद में सभी टेनेंट हमारे निश्चिंत हैं। अभी आगे की स्ट्रेटेजी हम हमारे जो डेवलपर को ये ऑर्डर का मतलब क्या है? ये ऑर्डर का मतलब ये हो गया, अभी हम अपनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट करके टेनेंट खुद ही कराएंगे, टेनेंट खुद कराएंगे। और लैंडलॉर्ड का गया, लैंडलॉर्ड का जो सेक्शन 79A क्लॉज C और D में जो है उसको 15% सेलेबल पे उसके बारे में विश्लेषण करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रवि मूलचंदानी जी को। जी रवि, फर्स्ट जो क्लॉज है ए में वो लैंडलॉर्ड को है विद 51% कंसेंट ऑफ टेनेंट्स विद इन 6 मंथ्स, राइट। सेकंड जो ऑप्शन जो हमको मिला था उसमें टेनेंट अपनी एक प्रपोज सोसाइटी विद 51% कंसेंट ऑफ टेनेंट के साथ में आप प्रपोजल डालेंगे। और सी क्लॉज है, अगर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हम नहीं करते देन माडा विदाउट एनी कंसेंट परमिशन ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड बिल्डिंग एक्वायर करेगी और रिकंस्ट्रक्ट करेगी। और डी ऑप्शन में ये बताया गया अगर बिल्डिंग टेनेंट अगर रीडेवलप करते हैं या माडा एक्वायर करके रिकंस्ट्रक्ट करती है तो जो लैंड की जो रेडी रेकनल वैल्यू है उसका 25% लैंडलॉर्ड को मिलेगा, या बिल्डिंग बनने के बाद में जो सेलेबल पोर्शन है उसका 15%, दोनों में से जिसका अमाउंट वैल्यू हायर है वो लैंडलॉर्ड को एज अ कंपेंसेशन दिया जाएगा। अच्छा, तो मोटा मोटी बात ये है कि दोस्तों ये लैंडलॉर्ड से परेशान थे, लैंडलॉर्ड बिल्डिंग नहीं बनाता था। जो मुंबई के सारे लैंडलॉर्ड जो सिस्टम है वहाँ पर ऐसे ही होता है, टेनेंटेड सिस्टम में ऐसे ही होता है, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि अभी फोर्ट में एक बिल्डिंग गिरी थी मोदी स्ट्रीट में, उसका एक हिस्सा गिरा था, वहाँ पे भी यही है। अगर उन लोग चाहे तो इस ऑर्डर को हमसे ले सकते हैं और अगर कुछ लीगल एडवाइस चाहिए तो उसमें भी चंदानी साहब हमको गाइड कर सकेंगे। जिस किसी भी टेनेंट को ऐसा लगे कि अगर मैं जनहित में किसी को हेल्पफुल हो सकता हूँ तो मैं मेरे दोनों मोबाइल नंबर यहाँ मैं रिपीट करता हूँ। सिर्फ इतना ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सिर्फ रविवार के दिन सुबह 10 से 12:30 में मेरा संपर्क करें। मेरे मोबाइल नंबर है 9821174101। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9821174101। और दूसरा मेरा मोबाइल नंबर है 9022129933। फिर से रिपीट करता हूँ 9022129933। जनहित में श्री सलीम शेख जी ने, गली न्यूज़ ने ये इतना बड़ा एफर्ट किया है, इसके लिए मैं उनका सही दिल से स्वागत करता हूं। और मैं यही कहूंगा आपसे आखिर में, निर्भय होकर निडर होकर अपने हक के लिए लड़ें। धन्यवाद। हाँ, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये टेनेंटेड बिल्डिंग थी, लैंडलॉर्ड कुछ नहीं कर रहा था, ना डायरेक्टेड बिल्डिंग था, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना था। रीडेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन का हमने आपको इस न्यूज़ में फ़र्क बताया है कि रीडेवलपमेंट क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। कानूनी हक है आपको कि आप अपनी जो है रीडेवलपमेंट करवा सकते हैं। नोटिस कैसे आई, माड़ा ने कैसा खेल खेला, लैंडलॉर्ड भी है, काय को छोड़ेगा अपनी चीज़। 35% 40% ये लोग लेते हैं, रूम बेचते हैं और इसके लिए बीच की क्या बोलते हैं उसको,
ट्रांसफर पैसा लेते हैं, तो ये क्यों छोड़ेगा? ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी में हाँ। लैंडलॉर्ड 35% से लेके 50% लेते हैं, और वो भी दादागिरी करते और हैं, भी दादागिरी करते हैं। तो उसके बिल बावजूद फिराते नहीं, बिल फिराना कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें। तो आपके हाथ में एक प्रोविजन है, अगर सारे टेनेंट एक हो जाए, यहाँ तो 51% चाहिए, अगर आप सारे टेनेंट हो जाए तो लैंडलॉर्ड को मात दे सकते हैं। जो भी लोग लैंडलॉर्ड से परेशान हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सक रहा है और रीडेवलपमेंट नहीं कर सक रहा है और बिल्डिंग नहीं बना के दे रहा है, डायरेक्टर होने के बाद इंतजार कर रहा है कि बिल्डिंग गिर जाए, लोग मर जाए और मैं बाद में फिर रीडेवलप करूं, जी। तो उनके खिलाफ आप ये हाई कोर्ट का जो है ये एक रामबाण कह सकते हैं इसको। ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसका रेफरेंस दे के आप आगे बढ़िए। मैं फिर से कहूँगा 2 चीज़, निर्भय बनकर अपने अधिकार के लिए लड़िए, खुद अपना नॉलेज लें, आप खुद एक्ट पढ़िए। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड। जो संविधान लिखा है बाबा अंबेडकर साहब ने, वो हमारे हित के लिए लिखा है। महाराष्ट्र सरकार ने जो सेक्शन 79A रीडेवलपमेंट का जो अधिकार हम टेनेंट के लिए दिया है, उसका लाभ लें और निर्भय होकर अपने अधिकार के लिए एक होकर लड़ें। एक हैं तो सेफ है। रवि जी और जगदीश जी, हम चाहते हैं कि अगर ऐसे कोर्स हमारे पास आएंगे तो आप क्या गली न्यूज़ को हेल्प करेंगे इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें हमारे लिए। आपने बीच में कहा कि माडा का जो वकील है, जी। जो यानी अपना वकील हो गया, जो माडा के जो वकील रहते हैं अपने को रिप्रेजेंट करे टेनेंट को, उन लोग की भी कुछ मस्ती रहती है, कुछ वो रहती है, तो वो सबको अगर आप हेल्प कर सके हमारे को तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल हम मेरे से जितना भी होगा मैं उतना पूरा एंडलेस एफर्ट्स के साथ में पूरी मैं गली न्यूज़ को, पूरी जनता को, महाराष्ट्र के जितने टेनेंट हैं, जहाँ भी जिसको मैं हेल्पफुल हो सका जनहित में, मैं मेरी निःशुल्क सेवा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका गली न्यूज़ में। धन्यवाद।